हेलो एंड वेलकम बैक टू काइजन क्लासेस। उत्तराखंड करंट अफेयर्स की इस सीरीज में आपका स्वागत है। ये हमारा 7th लेक्चर है, जिसमें पिछली क्लास से यानी 6th लेक्चर से हमने एक नई शुरुआत की थी कि हम आपको पहले कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं और फिर उसी पे बेस्ड हम आपके लिए एमसीक्यूज बना रहे हैं, ताकि आपको वैसा ही अनुभव हो सके जैसा कि रियल एग्जाम में आता है। तो एक एक करके चीजों को समझते चलते हैं। आज कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं, क्योंकि आपकी आने वाली परीक्षा जो है उत्तराखंड अपर पीसीएस, उसमें केवल 8 दिन का समय बचा है और ये 8 दिन आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण साबित होंगे अगर आप इसमें करंट अफेयर्स को पढ़ते जाते हैं। करंट अफेयर्स को अच्छे से कवर करिए, चाहे वो उत्तराखंड से संबंधित हो या फिर नेशनल और इंटरनेशनल हो। साथ ही साथ आयोग के द्वारा पीछे जो पूछे गए सवाल हैं पिछले सालों में, उन सवालों से आप जरूर गो थ्रू होके जाइए। उसके लिए भी हमने अपने चैनल पर पीवाईक्यू सीरीज चलाई है अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, उससे भी आप लाभ ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हमारा पहला टॉपिक यहाँ पे दिया गया है समर्थ पोर्टल से। समर्थ पोर्टल का संबंध किससे है ये भी समझेंगे। तो यहाँ समर्थ पोर्टल 2.0 या 2.0 की बात हो रही है। क्या है उसके माध्यम से? उत्तराखंड के महाविद्यालयों में रियल टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग होगी। जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सभी इंस्टीट्यूशंस में रियल टाइम में मॉनिटरिंग की जाएगी। फिर चाहे वो जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स की प्रेजेंस कितनी है, क्या काम कराया जा रहा है क्लास में, वहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनकी प्रेजेंस कितनी है, कौन किस टाइम पे आ रहा है, ये सारा का सारा डेटा रियल टाइम पे वॉच किया जाएगा। ये है समर्थ पोर्टल 2.0। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कि यहाँ पे क्या क्या होगा रियल टाइम में, हम किस तरीके से डिजिटल मॉनिटरिंग करेंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो समर्थ पोर्टल है बेसिकली ये क्या है। तो समर्थ पोर्टल केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। कहता है कि समर्थ पोर्टल, जिसे समर्थ के नाम से भी जाना जाता है, आपने जब ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के दौरान या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो जब आप यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरते हैं उसी समय अपने आप को आपको कहाँ रजिस्टर्ड कराना होता है? समर्थ पोर्टल पर। स्टूडेंट पोर्टल है, उस पर आपको रजिस्टर्ड कराना होता है खुद को। तो यह वही समर्थ पोर्टल है। तो अगर आपसे आयोग इस तरीके का सीधा सच्चा सा सवाल बना दे कि समर्थ पोर्टल का संबंध किससे है, तो समर्थ पोर्टल का संबंध किससे है? तो शिक्षा से है समर्थ पोर्टल का संबंध। अच्छा, शिक्षा पे ही हम एक आपके लिए एक सूचना यहाँ पे देना चाहेंगे कि रुड़की क्षेत्र के जितने भी अभ्यर्थी ग्रुप सी की तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे संस्थान काइजन क्लासेस में, जो कि रामनगर में है रुड़की में, यहाँ पर ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे सोमवार से ऑफलाइन बैच सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है और फीस केवल और केवल 799 या केवल 799 रुपये प्रति माह में हम ये कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। आपको एक अनुभवी टीम के माध्यम से सारी तैयारी कराई जाएगी। आपकी आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, ग्रुप सी से संबंधित कोई भी परीक्षा है, उसकी पूरी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। समर्थ पोर्टल, जिसको समर्थ के नाम से भी जाना जाता है, क्या कहा है? उच्च शिक्षा संस्थानों में क्या करता है? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनके लिए, जो छात्रों, वहां के कर्मचारियों और जितने अन्य हितधारक हैं, जितने अन्य स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए सेवाओं की योजना, उनका प्रबंधन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी निगरानी के लिए क्या करता है? एक ढांचा प्रदान करता है समर्थ पोर्टल। यानी बेसिकली सारी चीजों को एक इंटीग्रेटेड वे में एक खास प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। किसके माध्यम से? समर्थ पोर्टल के माध्यम से। अगर इस तरीके का कोई सवाल आता है तो आप उसे भी टैकल कर पाए। चलिए आगे देखते हैं इसमें अब उत्तराखंड के संदर्भ में क्या चीज है। कहता है कि उत्तराखंड उच्च शिक्षा विभाग ने समर्थ पोर्टल में नया क्लासरूम मॉड्यूल जोड़ा है। समर्थ पोर्टल तो पहले से बना हुआ है, उसमें क्या किया है उच्च शिक्षा विभाग ने कि उसमें एक नया क्लासरूम मॉड्यूल को जोड़ा गया है। क्या है उसमें? सभी राजकीय और अनुदानित जितने भी विद्यालयों को ग्रांट मिलती है सरकार की तरफ से, सभी राजकीय और अनुदानित महाविद्यालयों को अब कक्षाओं का टाइम टेबल, कक्षाओं की फोटो और उपस्थिति रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। कहां पर? समर्थ पोर्टल पर। नेक्स्ट क्या कहता है? इन सभी गतिविधियों की मॉनिटरिंग देहरादून में रियल टाइम में की जाएगी। यहां से सवाल बनाया जा सकता है कि समर्थ पोर्टल 2.0 के माध्यम से जो मॉनिटरिंग की जा रही है, उसका हमने डेटाबेस कहां पे बनाया है या कहां से बैठ के उसकी मॉनिटरिंग हो रही है? तो राज्य की राजधानी देहरादून में रियल टाइम में मॉनिटरिंग वहां पे की जाएगी। क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य भूत कक्षाओं,
यानी घोस्ट क्लासेस। घोस्ट क्लासेस का मतलब क्या है? बच्चे हैं तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बच्चे नहीं हैं। आप सब अगर व्यवहारिक रूप से हम बात करें तो आप सब इस बात से परिचित हैं कि जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे एक स्कूल में 3 टीचर हैं और 2 बच्चे हैं। तो ये कैसी है? ये घोस्ट क्लासेस है एक तरीके से, जहाँ टीचर ही नहीं है। बताया जा रहा है कि वहाँ पे स्कूल चल रहा है पर टीचर या तो छुट्टी पे है या तो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। तो क्या कहता है? इसका उद्देश्य है कि जो हमारी घोस्ट क्लासेस हैं उनको खत्म करना। यानी जब रियल टाइम पे एनालिसिस वहाँ पे किया जाएगा, रियल टाइम पे मॉनिटरिंग की जाएगी, तो फिर प्रेजेंस भी देखी जाएगी और सरकार उस पर सख्त एक्शन भी लेगी। शिक्षकों की जिम्मेदारी तय करना और पारदर्शिता लाना, यानी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना। अब आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में दे सकता है कि समर्थ पोर्टल 2.0 के माध्यम से जो नया क्लासरूम का मॉड्यूल जोड़ा गया है उसमें उसका उद्देश्य क्या है। तो ये सब उद्देश्य आप यहाँ पे समझ रहे हैं। कहता है यह सुधार डिजिटल इंडिया और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाई गई, इसके तहत ई गवर्नेंस को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? ई गवर्नेंस को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है डिजिटल डेटा सुरक्षा अधिनियम। डिजिटल डेटा सुरक्षा अधिनियम, और कौन से अधिनियम की बात कर रहे हैं? 2023। डिजिटल डेटा सुरक्षा अधिनियम 2023 के अनुसार छात्र और शिक्षकों की सहमति आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? ये सहमति किस चीज के लिए आवश्यक है? ये सहमति आवश्यक है कि रियल टाइम में उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। तो कुछ पर्सनल चीजें भी हैं, जैसे किसी की फोटो वहां पे शेयर की जा रही है, क्या काम कर रहे हैं वो चीजें। तो इसमें क्या है, अभी डिजिटल डेटा सुरक्षा अधिनियम यहाँ पे लाया गया था 2023 में, तो कहता है उसमें छात्र और शिक्षक दोनों की सहमति आवश्यक है, तभी हम रियल टाइम पे वहां पे मॉनिटरिंग करेंगे। यह सुधार SDG 4, ध्यान से देखना है इस पॉइंट को। हमने पहले भी जब कुआं पुनर्जीवन मिशन पढ़ा था वहां भी हमने समझा था कि कौन से एसडीजी को बेसिकली टारगेट कर रहा है। यहां भी हम एसडीजी आपके लिए लेकर के आए हैं। कहता है यह सुधार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, क्या लिखा है उसमें लिखा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। नेक्स्ट है एसडीजी 16, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16, क्या लिखता है उसमें? मजबूत संस्थागत व्यवस्था, यानी एक सॉलिड इंस्टीट्यूशनल सिस्टम से जुड़ा हुआ है। यानी इसको क्या करता है? प्रमोट करता है। इस लक्ष्य को, SDG 4 को और SDG 16 को अचीव करने में हेल्प करता है कौन? समर्थ पोर्टल 2.0, जो कि उत्तराखंड में नया क्लासरूम मॉड्यूल लागू कर रहा है। अब ये समर्थ पोर्टल से जुड़ी हुई कुछ बेसिक जानकारी है। अब इससे संबंधित सवालों को हम समझ लेते हैं, एमसीक्यूज को देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 में दिया गया है, आप मेरे साथ साथ तेजी के साथ में इसको सॉल्व करते चलेंगे। कहता है उत्तराखंड में समर्थ पोर्टल में जोड़े गए नए कक्षा निगरानी मॉड्यूल की कौन सी विशेषता सही है? यहाँ पे 4 विशेषताओं के बारे में लिखा है। कहता है कि वो जो नया मॉड्यूल आया है उसकी कौन सी विशेषता है। पहला ऑप्शन बनाया गया है, यह केवल शिक्षकों की उपस्थिति को मैन्युअली रूप से ट्रैक करता है, पहला पॉइंट। दूसरा ऑप्शन बनाया गया है, यह रियल टाइम फोटो आधारित उपस्थिति अपलोड की अनुमति देता है। तीसरा कहता है यह केवल निजी विश्वविद्यालयों के लिए लागू होता है। और चौथा ऑप्शन बनाया गया है, यह केवल प्राथमिक विद्यालयों के लिए डिजाइन किया गया है। हमने कहा था कि यह हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए है, फिर वो चाहे राजकीय हो या अनुदानित हो, जिनको ग्रांट प्राप्त है। तो यहाँ पे ना ही तो ये है ना ही ये है। केवल शिक्षकों की उपस्थिति नहीं, हमने तो कहा छात्रों की और शिक्षकों की दोनों की है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या? यह रियल टाइम फोटो आधारित उपस्थिति अपलोड की अनुमति देता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है फोटो आधारित, इसलिए वहां पे कहा गया कि जो डेटा गोपनीयता अधिनियम 2023 में है उसके अकॉर्डिंग फोटो शेयर करने से पहले सहमति आवश्यक है। यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ें। सवाल नंबर 2 में देखिए क्या कहता है। सवाल नंबर 2 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इस शिक्षा सुधार से सर्वाधिक निकटता से जुड़ा हुआ है? 4 गोल यहाँ पे दिए गए हैं, सही को आपको मार्क करना है। क्या वो SDG 1 है, गरीबी हटाओ? क्या वो SDG 4 है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है? क्या वो SDG 13 है, जलवायु कार्यवाही की बात करता है? या फिर SDG 6 है, स्वच्छ जल और स्वच्छता के बारे में बात करते हैं? आपने कुआं पुनर्जीवन मिशन जब पढ़ा था तब हमने देखा था कि SDG 6 के बारे में बात करता है, तो यहाँ इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है। जलवायु कार्यवाही के ऊपर हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, गरीबी हटाने से संबंधित कोई अभियान नहीं है, बल्कि क्या है ये है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। SDG 4 को पूरा करता है समर्थ पोर्टल 2.0। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में कहा गया है,
कि देहरादून मुख्यालय से कक्षाओं की निगरानी समर्थ पोर्टल के माध्यम से क्यों की जा रही है, क्या पर्पस है उसका? छात्रों को अंक देने के लिए। दूसरा ऑप्शन है स्कूल पाठ्यक्रम को नियंत्रित करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है कक्षाओं में नियमितता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए। और चौथा ऑप्शन है कॉलेजों का निजीकरण करने के लिए। तो सही ऑप्शन आप सब समझ ही गए होंगे, सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कक्षाओं में नियमितता यानी रेगुलरिटी और ट्रांसपेरेंसी क्या करने के लिए? सुनिश्चित करने के लिए। यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, क्यों निगरानी की जा रही है समर्थ पोर्टल के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में देखिए क्या कहा गया है। कहता है इस सुधार के तहत कक्षा की फोटो अपलोड की गोपनीयता के संदर्भ में कौन सा कानून प्रासंगिक है? इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। कौन सा? कंपनी अधिनियम 2013, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम 2000, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 या फिर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। अभी हमने कहा कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत अगर इस तरीके की कोई गोपनीय जानकारी या पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं शेयर की जा रही है तो उससे पहले परमिशन यानी सहमति का होना जरूरी है। तो कौन सा इससे संदर्भित है या कौन सा इससे प्रासंगिक है? तो ऑप्शन सी इससे जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उत्तराखंड में एक लोकल न्यूज है और इससे संबंधित सवाल आपसे पूछा जा सकता है। एक तोशी गांव है, वहां पे अभी तक कोई किसी तरीके की कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी वहां पे नहीं थी, तो वहां पर एक संचार कनेक्टिविटी अभी की गई है, उसी से संबंधित ये न्यूज है। देख लेते हैं कि करके कहता है। देखो अब ये चीज न्यूज में रही, तोशी गांव जो है वो न्यूज में रहा क्योंकि वहां अभी तक इस समय तक 2025 तक जिस समय संचार क्रांति अपने बूम पर है उस समय तक उस गांव में अभी तक भी कोई इस तरीके की कनेक्टिविटी नहीं है। वहां हम कम्युनिकेशन के माध्यम से लोगों से नहीं जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में अगर इस गांव में हाल फिलहाल में इस तरीके की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई गई है तो ये गांव चर्चा में आया। अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन से गांव में, आपको पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा तोशी गांव, उसका किस जिले से संबंध है। तो यहाँ पे यही देख लेते हैं। कहता है तोशी गांव उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले, एक नंबर का सवाल, के सीमांत यानी बॉर्डर गांव है। दूसरा क्या कहता है? गांव को मोबाइल संचार सेवा से जोड़ा जा रहा है। अच्छा कौन कर रहा है इस काम को? बीएसएनएल का टावर वहां पर लगाया गया है, यानी वहां पर जो संचार सेवाएं हैं वो कौन सी कंपनी है? तो बीएसएनएल वहां पे ये प्रोवाइड करा रहा है। क्या है पर्पज, क्या है? यह परियोजना सीमांत यानी जो बिल्कुल सीमा पर है, बॉर्डर स्टेट है हमारे, और पहाड़ी क्षेत्रों में डिजिटल अंतर को पाटने का प्रयास है। क्योंकि जितना भी रिमोट एरिया में गांव या कोई भी स्थान है वहां पर, तो वहां पर उस तरीके की सुविधाएं नहीं होती हैं जैसी मेन स्ट्रीम शहरों में होती है। तो मेन स्ट्रीम सिटीज में जिस तरीके की फैसिलिटीज है और वहां पे जिस तरीके की कमी है, उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है। उसी अंतर को, उसी डिजिटल अंतर को कम करने का प्रयास है ये जो वहां पर संचार कनेक्टिविटी दी गई है। कार्य पूरा होने पर यहाँ पे 2G और 4G नेटवर्क की सुविधाएं होंगी। इससे आपदा प्रबंधन में अगर देखिए वहां पर इस तरीके की नेटवर्क की सुविधाएं हो जाती हैं तो उससे हमें उस जगह पर, क्योंकि हमारा कैसा गांव कहां पर है, वो सीमांत क्षेत्र है, तो आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट में वहां हेल्प मिलने वाली है और साथ ही साथ हेल्प मिलने वाली है आपातकालीन सेवाओं में। वो सब क्या होंगी? वो सारी स्ट्रांग हो जाएंगी, स्टेबल हो जाएंगी। यह डिजिटल इंडिया विजन 2030 सीमांत विकास योजना से जुड़ा हुआ है। 3 योजनाओं के नाम यहाँ पे बताए। डिजिटल इंडिया जिसमें क्या कहा गया, पूरे भारत को हम डिजिटली एक तरीके से उसको डेवलप करेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है? विजन 2030, अभी हमने देखा था उत्तराखंड सरकार ने विजन 2030 लाया। सीमांत विकास योजना यानी जो हमारे बॉर्डर स्टेट हैं, सीमांत गांव हैं, सीमांत क्षेत्र हैं, उनको हम विकास की मुख्य धारा से जोड़ेंगे। तो सीमांत विकास योजना इससे जुड़ा हुआ है ये प्रोजेक्ट। इससे क्षेत्र में क्या होगा? शिक्षा, ई गवर्नेंस, टेलीमेडिसिन, इन सबको क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा, इन सबको प्रमोशन मिलने वाला है वहां पर अगर कनेक्टिविटी इस तरीके से हो जाती है। अब देख लेते हैं इससे संबंधित एमसीक्यूज क्या क्या हो सकते हैं। आप मेरे साथ साथ आंसर मार्क करते चलेंगे। पहला सवाल है, कहता है तोसी गांव किस जिले में स्थित है? अभी हमने देखा कि तोसी गांव का संबंध जो है वो हमारे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। सवाल में कहा गया है कि ये जो परियोजना है, इस परियोजना का उद्देश्य क्या है?
पर्यटन को बढ़ावा देना, डिजिटल अंतर को पाटना, उसको कम करना, व्यापार को बढ़ावा देना या फिर सड़क निर्माण करना। आप सभी समझते हैं कि इससे डिजिटल अंतर को, जो उनके बीच में डिफरेंस है, उस डिफरेंस को कम करना है। यानी जो मेन स्ट्रीम सिटी है किसी भी राज्य की, मेन स्ट्रीम सिटी और जो रिमोट एरिया में गांव या जो भी क्षेत्र है, उनके बीच में किसी तरीके का कोई डिजिटल अंतर ना हो, उसी अंतर को कम करना इसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। सवाल में कहा गया है, इस संचार सेवा से किन क्षेत्रों को विशेष रूप से लाभ होने वाला है? कृषि और पशुपालन, आपदा प्रबंधन और आपातकालीन सेवाएं, इमरजेंसी सर्विसेज, पर्यटन और होटल उद्योग या फिर निर्माण कार्य। ऑप्शन बी आपदा प्रबंधन को, यानी जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट है और जितनी भी हमारी आपातकालीन सेवाएं हैं उसको और बढ़ावा मिलने वाला है, उनको लाभ होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। सवाल नंबर 4 में कहा गया है कि इस परियोजना से, ये जो परियोजना यहाँ पे लाई गई है, इस परियोजना से निम्न में से कौन से क्षेत्र प्रभावित होंगे? शिक्षा, ई गवर्नेंस, टेलीमेडिसिन या फिर सभी। हमने देखा भी कि इससे शिक्षा में भी लाभ मिलेगा। सरकार जिस तरीके से आजकल स्मार्ट बोर्ड कार्यक्रम चला रही है कि जैसे हम आपको पढ़ा पा रहे हैं, आप में से कुछ बच्चे हो सकते हैं कि बहुत रिमोट एरिया में बैठे हुए हों, कुछ हो सकता है कि बिल्कुल हमारे पास में ही हो, तो ये सब क्या है, सब एक जगह कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो इससे वो बच्चा भी लाभ ले पाएगा जो शायद फिजिकली कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, या जिन भी आप शिक्षकों से पढ़ रहे हैं। दूसरा है ई गवर्नेंस। इससे होगा कि सरकार ने अपने जितनी भी सुविधाएं हैं, जितनी भी सेवाएं हैं, जितनी भी स्कीम्स हैं, उन सभी को डिजिटल फॉर्मेट में अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कराया है। अब वहां जाके चीज़ों को चेक कर सकते हैं। जैसे अभी आपको पता है कि आयोग के 18 तारीख से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं। अब वो सारे के सारे कैसे हैं? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो ई गवर्नेंस भी इससे हो रहा है। टेलीमेडिसिन ये भी प्रमोट होगा, और इसमें कहा क्या, वो उपरोक्त सभी हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, यानी इन सब क्षेत्रों को इससे लाभ होने वाला है। चलिए अब हम आज के तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और तीसरा टॉपिक है उत्तराखंड में मोबाइल भूकंप अलर्ट ऐप की शुरुआत की गई है। कौन सी ऐप है? मोबाइल भूकंप अलर्ट ऐप। यानी जैसे ही भूकंप आने वाला होगा, उससे पहले ही आपके मोबाइल पर, अगर आपने वो एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड करके रखी हुई है, तो उससे पहले ही आपके फोन पर एक अलर्ट आ जाएगा, एक मैसेज आ जाएगा, जिसके माध्यम से हम वहां से आराम से, अगर स्थिति गंभीर हो तो कुछ समय पहले ही इवैक्यूएशन किया जा सके, वहां से निकला जा सके या फिर संभला जा सके। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है, कौन इसको बना रहा है, कैसे कैसे ये काम करने वाली है। तो टॉपिक आप समझ गए, उत्तराखंड में मोबाइल भूकंप अलर्ट ऐप की शुरुआत की गई है। क्या है? उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और IIT रुड़की। तो दो हमने देखा, उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और IIT रुड़की के द्वारा इसको विकसित किया गया है। पहला और बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, कहता है आपसे कि उत्तराखंड में मोबाइल भूकंप अलर्ट ऐप को विकसित किसके द्वारा किया गया है? एक ऑप्शन में उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मिलेगा, IIT रुड़की मिलेगा, दो ऑप्शन और मिलेंगे, और हो सकता है कि वो दे दे A और B। तो आपको ये दोनों को ध्यान रखना है, उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर अथॉरिटी और यहाँ पे रुड़की IIT के द्वारा इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्या कहता है पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि जो ऐप का नाम है, वो नाम क्या है? बेसिकली वो नाम है भूदेव ऐप। विशेष रूप से उत्तराखंड के लिए इसको विकसित किया गया है। तो आपको कहे कि जो मोबाइल भूकंप अलर्ट ऐप बनाया गया है उसका नाम क्या है, तो नाम है भूदेव ऐप। एक एक पॉइंट अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि भूकंप से पहले, कितने पहले? 15 से 30 सेकंड पहले, यानी आधा मिनट ये चेतावनी दे देगा, एक अलर्ट आपके मोबाइल पे भेज देगा। शुरुआत का वर्ष कब है, कब से शुरुआत हुई? तो 2024 में आपदा तैयारी योजना के तहत इसको लॉन्च किया गया था। अच्छा, सेंसर नेटवर्क, राज्य में अब तक 169 सेंसर और 112 सायरन क्या किए गए हैं, अभी तक स्टेब्लिश किए जा चुके हैं, लगाए जा चुके हैं। तकनीकी आधार क्या है? इसका तकनीकी आधार है प्राथमिक तरंगे, पी वेव्स। आपको पता है कि जब हम भूकंप को पढ़ते हैं, आपने विश्व के भूगोल में ये सारे चैप्टर पढ़े होंगे, तो जब हम भूकंप को जानते हैं, अर्थक्वेक को पढ़ते हैं, तो हमें पता है कि अर्थक्वेक के लिए पी और एस दो तरीके की तरंगे होती हैं। उन तरंगों के माध्यम से हम भूकंप की उत्पत्ति का या भूकंप के बारे में पता लगाते हैं। तो यहाँ पे पी तरंगों के बारे में बताया गया है कि हम किसको मेजर करेंगे, बेसिकली पी तरंगे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि पी तरंगे
केवल ठोस माध्यम में चलती हैं या तरल में भी चलती हैं, और एस तरंगे क्या केवल ठोस में चलती हैं या फिर तरल में भी चलती हैं? तो ये बताइए। तो पी तरंगे क्या करेंगे, पी वेव्स का हम पता लगाकर सतर्कता यहाँ पे बरत सकते हैं, सतर्कता आपको भेज देगा ये भूदेव ऐप। तो ये तरंगे भी पता हो कि वो कौन सी तरंगों के माध्यम से काम करने वाला है, तो वो है पी वेव्स। नेक्स्ट पॉइंट है लक्ष्य क्षेत्र कौन से हैं, यहाँ पर टारगेटेड एरिया कौन से हैं, पूरा उत्तराखंड, और उसमें भी कौन से खास हैं, विशेष रूप से जो भूकंप की दृष्टि से जोन 4 और जोन 5 जो बनाए गए हैं, जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को यहां पर विशेष रूप से टारगेट किया जाएगा, और वैसे तो पूरे उत्तराखंड के लिए बनाया गया है भूदेव ऐप। नागरिकों की भूमिका क्या रहेगी, ऐप डाउनलोड करें और अलर्ट प्राप्त करें और सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करें, क्योंकि जितनी ज्यादा आप संख्या में लोगों को वहां से निकाल पाएंगे, उतना ही जो हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम होती है वो स्मूथली काम कर पाती है। विजन संबंध उत्तराखंड विजन 2030, पहले भी हमने देखा था कि कुआं पुनर्जीवन मिशन, तो विजन 2030 में हॉलिस्टिक वे में हमने यहाँ पे विकास, हॉलिस्टिक वे में हमने यहाँ पे समस्याओं को कम करने की बात करी है। तो विजन का अगर पूछे आपसे कि कौन से विजन के तहत ऐसा है, तो उत्तराखंड विजन 2030, लगभग सभी में आप टिक करेंगे इस बात को। सतत विकास लक्ष्य कौन सा, सतत विकास लक्ष्य 11 से जुड़ी पहल है। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि सतत विकास लक्ष्य 11 किसकी तरफ इंगित करता है या किससे संबंधित है। अब आइए इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हो सकते हैं उनको देख लेते हैं, संभावित प्रश्नों को देख लेते हैं। अब जितने ज्यादा, ये समय ऐसा है आपके लिए, अगर आप 29 जून को उत्तराखंड अपर पीसीएस की परीक्षा में अपीयर होने जा रहे हैं, तो ये समय आपके लिए एक ऐसा समय है जब आप जितने ज्यादा एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज से गुजरेंगे, जितने ज़्यादा सवालों से आप गो थ्रू होंगे, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप अभी बिल्ड कर पाएंगे, और साथ ही साथ में एग्जामिनेशन हॉल में आपको उतनी सहूलियत होने वाली है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एज ए एस्पिरेंट मैंने देखा है इस बात को कि आपके अपने घर पे बैठ के तैयारी करने में कुछ और चीज़ें होती हैं, और जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उन्होंने फील किया होगा कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो वो 1-2 नंबर से जो आप अभी तक असफलता का टैग लिए घूम रहे हो, वो कारण है केवल और केवल वहाँ की एंजाइटी, वहाँ का स्ट्रेस, वहाँ का अपना एक ओरा। तो वो कहाँ से आएगा, जब आप उसी मोड में लगातार सवालों को सॉल्व करते जाएंगे। हमने पीवाईक्यू की पूरी सीरीज कंप्लीट कराई है इंडियन ज्योग्राफी की, क्योंकि ज्योग्राफी में सबसे खास है इंडियन ज्योग्राफी। वैसे तो हर चीज आप पढ़ सकते हैं, पर अब क्या पढ़ना है तो आप उससे गो थ्रू हो सकते हैं। आप अगर समय कम समझते हैं, समय आपके पास कम है, तो 2x पे करके देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा ही प्रोवाइड कराई गई है, आप उन सारी चीज़ों को जाके चेक कर सकते हैं। जितना ज़्यादा सवालों से आप गो थ्रू होंगे, मेरे कहने का पूरा उद्देश्य ये है कि उतना ही ज्यादा आपको लाभ होने वाला है। चलिए हम भी गुजर जाते हैं पहले सवाल से, जो भूदेव ऐप से संबंधित है। कहता है उत्तराखंड में मोबाइल आधारित भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? इसरो और डीआरडीओ, आईआईटी रुड़की और यूएसडीएमए, या फिर एनडीएमए और मौसम विभाग, या सर्वे ऑफ इंडिया, या फिर सीएसआईआर। आपको पता है आईआईटी रुड़की और जो उत्तराखंड में जो डिजास्टर मैनेजमेंट है का विभाग है उससे संबंधित, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। सवाल नंबर 2 में क्या कहा गया है देख लेते हैं। कहता है भूदेव ऐप, नाम भी पता होना चाहिए आपको। भूदेव ऐप किस आधार पर भूकंप की पूर्व चेतावनी देने वाला है? आकाशीय बिजली की पहचान, वर्षा और भूस्खलन, प्राथमिक भूकंपीय तरंगे पी वेव्स, भूजल स्तर में उतार चढ़ाव। तो देखिए वो ट्रेडिशनल वे से नहीं करता है, वो बिल्कुल और बिल्कुल साइंटिफिक वे में आपको बताने वाला है, और साइंटिफिक तरीका है किसी भी भूकंप को जानने का, पी और एस वेव। आपको पता है कि पी तरंगे जो हैं वो हर माध्यम में गति करती हैं, हर एक माध्यम से गो थ्रू होती हैं, फिर चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, और एस तरंगे जो हैं वो केवल ठोस माध्यम में चलती हैं। इसलिए हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर ठोस है और कहाँ पर तरल है। तो यहाँ पे हम पी वेव्स के माध्यम से क्या करने वाले हैं, पूर्व चेतावनी को प्राप्त करने वाले हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभी आपको ये सवाल बड़े एकदम से बहुत ही एकदम हल्के लगने वाले हैं, क्योंकि अभी अभी आपने टॉपिक पढ़ा और तुरंत से आपने इन सवालों को सॉल्व करना शुरू कर दिया। अभी ये आपको बहुत इजी लगने वाले कि ये तो मुझे पता है, पर सोचिए जब आप पूरा 2 साल का करंट अफेयर्स पढ़ के, पूरा जीएस पढ़ करके, पूरा सीसेट का चीज़ें कवर करने के बाद में, पूरा उत्तराखंड पढ़ने के बाद में इस सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे, फिर देखेंगे आप कि अब मुझे कितना समझ में आ रहा है, या मैं कितना पढ़ा हुआ रिटेन कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ। तो समस्या केवल वहीं पे आती है। चलिए कहता है वर्तमान व्यवस्था के अनुसार उत्तराखंड में कितने सेंसर और सायरन पहले से सक्रिय हैं?
50 और 25 सायरन, 100 और 50 सायरन, 169 सेंसर और 112 सायरन, 200 सेंसर और 150 सायरन। अभी हमने बताया 169 सेंसर्स और 112 सायरन यहाँ पे पहले से ही लगाए जा चुके हैं। नेक्स्ट सवाल की बात करें, सवाल नंबर 4 में कहा गया है कि उत्तराखंड विजन 2030 के अनुसार इस पहल का व्यापक उद्देश्य क्या है। पूछ रहा है हमसे इसका कॉम्प्रिहेंसिव पर्पस क्या होने वाला है। औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंक्रीज करना, विद्यालय शिक्षा में सुधार लाना, आपदा लचीलापन, पूर्व चेतावनी प्रणाली को सशक्त करना, जैविक खेती को प्रोत्साहित करना। या ऑप्शन सी आप समझते हैं इसका सही उत्तर है आपदा लचीलापन, यानी डिजास्टर में थोड़ा सा रेजिलियंट हम हो जाएं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, ताकि आपदा जब आने वाली है, देखिए प्राकृतिक आपदा की बात कर रहे हैं, जब आपदा आने वाली है उससे पहले हम सचेत हो जाएं, उससे पहले हम सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम कर पाएं और उनको इम्प्लीमेंट कर पाएं। कई बार तो आपदा इस तरीके से और इतनी तेजी के साथ में आती है कि हम अपने आप को संभाल भी नहीं पाते हैं। हमने पहले से सारी व्यवस्थाएं करके रखी होती है पर हम उसको एट ए टाइम इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अगर इस एप्लीकेशन से हमें थोड़ा समय मिल जाता है तो हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे चीज़ें लगाई हुई हैं। तो आपदा लचीलापन और पूर्व चेतावनी प्रणाली को क्या करना है, और सशक्त करना है, उसको और मजबूत बनाना है। किसका? 2030 विजन का उद्देश्य। ये हो जाता है आज का उत्तराखंड से संबंधित। हमने 3 टॉपिक लिए, 3 टॉपिक से संबंधित हमने एमसीक्यूज को देखा। ये हमारा आज का एक छोटा सा सेगमेंट है उत्तराखंड करंट अफेयर्स का। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव, हमारी ये जो भी हम इसमें प्रयास लगा रहे हैं, अगर ये आपको पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलेंगे। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा ही लोगों को फ़ायदा होने वाला है और हमारा मोटिवेशन भी आपके साथ साथ बढ़ने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।